We have seen the basic conditions or necessary and sufficient condition for SHM. If a body is in harmonic motion, it is developing a restoring force proportional to and opposite to the displacement from mean position, then you say the body is in SHM. And for a body in SHM, the displacement time relationship in general is given by x is equal to a sin omega t plus phi 0. The converse is also true. If the displacement time relationship of a particle is x is equal to a sin omega t plus phi 0, then the restoring force must be proportional to and opposite to x. ठीक है, ये हम देखें. Let us see some typical SHMs. Today we shall see spring block arrangements. Spring block system. Just a minute. Spring block system. तो सपोज हम लेंगे कोई हॉरिजॉन्टल सिस्टम, जिसमें कोई एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है. दिस ब्लॉक कैन एग्जीक्यूट हार्मोनिक मोशन. इसमें ये ब्लॉक को अगर थोड़ा सा धक्का दिया जाता है तो यू विल सी दिस ब्लॉक विल ऑसिलेट लाइक दिस. पहले हम इसमें कहेंगे व्हाट इज द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन क्या था? द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. नहीं, इट इज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अब ये कहां पर इक्विलिब्रियम में रहेगा? दैट इज एट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग. कोई हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कहां पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा? जहां पर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा है. कोई फोर्स नहीं आ रहा है. कहां पर कोई फोर्स नहीं आएगा? व्हेन इट इज एट द नेचुरल लेंथ. तो ये हार्मोनिक मोशन करेगा. अगर इसको धक्का दे देंगे तो हार्मोनिक मोशन करेगा. उस हार्मोनिक मोशन का मीन पोजीशन क्या है? फ्रॉम द फंडामेंटल डेफिनेशन. कहां पर रुकेगा? एट द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. अच्छा, ये जो हार्मोनिक मोशन करेगा, क्या ये एसएचएम है? चलो सोचते हैं. कहेंगे कि जब ये ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा था एट एनी डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन था, when it was at a displacement x from the mean position. When the block is at a displacement x from the mean position, at a displacement x from mean, जो फोर्स इसके ऊपर आएगा वो फोर्स कैसे आएगा? फोर्स कैसे आएगा? जब वो यहां से x डिस्प्लेसमेंट में आएगा, x इज ए वेक्टर, जो फोर्स आएगा वो फोर्स तो उल्टा डायरेक्शन में आएगा. The force will be acting in opposite direction. So हम कहेंगे the force is equal to minus of kx. क्या मतलब हुआ? The motion is SHM. बस 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आएगा. प्रूफ करो कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एग्जीक्यूट्स SHM. तो आपको क्या दिखाना है कि पहले ये हार्मोनिक मोशन हो रहा है धक्का देने से, उसका मीन पोजीशन कहाँ है, और इट इज डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन, व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स, एंड द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, सो द मोशन इज SHM. समझ में आया? ये हो गया SHM. अगर ये SHM हो गया, ठीक है, ठीक है, हमें समझ में आ गया कि SHM हो गया. तो फिर हर SHM का अपना टाइम पीरियड होता है, ओमेगा होता है. Now, what is the acceleration? Acceleration is force by mass. I am talking about the magnitude of acceleration. क्या हो जाएगा? kx by m. है कि नहीं? Acceleration क्या हो गया? kx by m. हाँ, वेक्टोरियल लेंगे तो माइनस साइन आएगा. मैग्नीट्यूड की बात करें. और SHM में एक्सीलरेशन का x के साथ क्या रिलेशन था? याद है? a is equal to omega square x. माइनस ओमेगा स्क्वायर x था. माइनस साइन इंडिकेटिंग दैट a is opposite to x. बट मैग्नीट्यूड वाज ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो ये ऑलरेडी एसएचएम में हम लोग देख चुके हैं. तो हम कहेंगे कंपेयरिंग विथ a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या मिला? वी गेट
ओमेगा स्क्वायर इज के बाई एम, ये था ए इक्वल टू के बाई एम इंटू एक्स, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ से मिल गया ओमेगा इज रूट ओवर ऑफ के बाई एम। और कोई पूछेगा टाइम पीरियड कितना है भैया, तो आप कहोगे इट इज 2 पाई बाई ओमेगा, और फॉर्मूला क्या बन गया 2 पाई रूट ओवर ऑफ एम बाई के। मतलब कोई ब्लॉक को धक्का देते हो, ऐसे जाएगा ऐसे वापस, फिर वापस पहुंचने के लिए टोटल टाइम कितना लेगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ एम बाई के। समझ में आया? So this way we could see that a horizontal string block system executes SHM. समझ में आया? इसमें जो हमारा F था, F क्या था? रिस्टोरिंग फोर्स। F क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। वो क्या होता है? That is the force developed because of displacement from mean position. यहाँ से डिस्प्लेस होने के कारण जो फोर्स डेवलप हुआ, जब ये ब्लॉक कुछ यहाँ से सरकते हुए यहाँ पर आ गया था, तब उसके ऊपर जो फोर्स आया था वो फोर्स F था, और वो फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया? अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो आपको कुछ ऐसा कहानी मिला नहीं? अच्छा, सपोज ये वर्टिकल सिस्टम होता, वर्टिकल सिस्टम, कोई वर्टिकल सिस्टम में सपोज हम कहेंगे कि ये है कोई स्प्रिंग जिसमें से कोई ब्लॉक झूल रहा है, यहां से कोई ब्लॉक झूल रहा है। चलो इसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब इसको भी धक्का देंगे तो ये भी तो डेंस करने लगेगा, ऐसे नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा और ऐसे ऐसे डेंस करने लगेगा। This is also harmonic motion. We could see. Now what is the mean position? Mean position क्या है? Is position of equilibrium. Mean position is defined as the position of equilibrium, जहाँ पर वो बॉडी रेस्ट में रह सकता है। क्या ये मीन पोजीशन इज सेम एज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? नो, क्योंकि कुछ स्प्रिंग एलोंगेटेड हो गया होगा, नहीं? अच्छा, अभी हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स F। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? अगर ये ब्लॉक को मैं नीचे खींचता हूं x, स्प्रिंग ऑलरेडी कुछ एलोंगेशन हो चुका था, मैंने और कुछ x इसको नीचे खींच लिया, ये ऑलरेडी एलोंगेशन था, और x खींचेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? मान लो पहले से एलोंगेशन था x1, फोर्स कितना था? kx1। अब हम और इसको x खींच दिए, अब फोर्स क्या हो गया? kx1 प्लस x। तो एक्स्ट्रा फोर्स क्या बन गया? kx, क्योंकि पहले से तो x1 था। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? द फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है कि नहीं? ये याद रखना। F is not the net force, it is the force developed due to displacement from mean position। कितना है ये? अगर ये x डिस्प्लेस करते हैं तो kx हो गया। Is not the force proportional to and opposite to x। अगर हम वेक्टोरियली कहेंगे तो हम इसको जब हम नीचे की तरफ लाए x, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ बन गया। सो इट इज SHM, है कि नहीं? अगर ये ब्लॉक को हम x नीचे खींच के छोड़ देंगे तो क्या होगा इसका एक्सीलरेशन? सोचो क्या होगा एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स बाई मास। आप कहोगे सर mg को कंसीडर नहीं करना है, जब इसको यहाँ पर लाएंगे खींच के और छोड़ देंगे। चलो थोड़ा सोचो, यहाँ पर समझने वाली चीज है, यहाँ पर उसका एक्सीलरेशन होगा कितना? क्या एक्सीलरेशन? ये वापस जाएगा। आप कहोगे नेट फोर्स बाई मास, लेकिन नेट फोर्स क्या है? यहाँ पर ऑलरेडी एक कुछ एलोंगेशन था और इसमें कुछ फोर्स था, दैट फोर्स वाज काउंटर बैलेंस्ड बाई mg, है कि नहीं? जब इसको खींच के यहाँ तक ले आए, ऊपर को जाने वाला फोर्स बढ़ गया। कितना बढ़ गया? kx। और जो पहले से फोर्स था वो तो है, लेकिन ये बढ़ गया है कितना? kx, और mg तो mg है, तो नेट फोर्स क्या हुआ? kx ही तो हुआ, क्योंकि ऊपर वाला जो फोर्स है वो पहले से mg के बराबर था। नहीं आया समझ? जबरदस्ती हाँ जी कर रहे हो, है कि नहीं? चलो ये समझते हैं, फिर लिखेंगे। इसको लिखना नहीं है, समझते हैं।
सपोज हम कहेंगे ये जो स्प्रिंग को हम देख रहे हैं ये उसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है। सपोज दिस इज व्हाट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग ऑलरेडी कुछ एलोंगेट हो गया है, कितना, x0, और ये है उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको आप कहते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। क्या कहोगे आप, kx0 क्या था, इट वाज इक्वल टू mg, था कि नहीं। अब जब इसको x नीचे खींचे, यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स कितना है, ये फोर्स कितना है, x0 ऑलरेडी एलोंगेटेड था, अपने और x खींचा तो टोटल एलोंगेशन क्या हो गया, x प्लस x0, तो फोर्स ऊपर की तरफ हो गया kx प्लस kx0, नीचे की तरफ mg, नेट फोर्स क्या हो गया kx प्लस kx0 माइनस mg, लेकिन kx0 mg के बराबर है, बच गया क्या, ओनली kx। अभी समझ में आया। सो नेट फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स इज द नेट फोर्स इज kx ओनली। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, kx बाई m। क्या मेरी बात समझ में आया, नेट फोर्स हो गया kx बाई m, रिस्टोरिंग फोर्स बाई मास। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, तो अब इसको अगर कंपेयर करते हैं विथ ओमेगा स्क्वायर x, इसमें से ओमेगा का वैल्यू क्या मिल गया, इट इज रूट ओवर ऑफ k बाई m, जैसे प्रीवियस केस में मिला था। टाइम पीरियड क्या मिल गया, 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k। समझ में आया, हाँ, ये बात है। तो यहां पे इन जनरल हम देखेंगे कि कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम चाहे कोई से भी पोजीशन में हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, है ना, ऐसा हो या फिर किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पे हो, कैसे भी हो, यू विल सी अपन डिस्प्लेसमेंट इट विल एग्जीक्यूट SHM। ये हर केस में SHM करेगा, इस केस में भी और इस केस में भी, हर केस में ये SHM करने वाला है। और हर एक केस में जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k होगा। नॉट ओनली दैट, ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ k बाई m। हम पहले भी बता चुके हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम फिजिकल पैरामीटर्स। हर केस में पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वही होगा। क्या बात समझ में आया। तो कोई भी एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मीन पोजीशन किसको कहते हैं, नॉट द नेचुरल लेंथ बट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में नेचुरल लेंथ इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इन एनी अदर सिस्टम, क्या ये अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, नहीं, लंबा हो गया। जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वही है मीन पोजीशन। यहाँ पर ये है मीन पोजीशन, यहाँ पर ये है मीन पोजीशन और यहाँ पर ये है मीन पोजीशन, जहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में रह रहा है। समझ में आ गया। बस इतनी ही कहानी है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, और उसका रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो हियर इज ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, दिया गया है फिगर में। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन, मास इज आल्सो गिवन। सपोज हम कहेंगे दिस इज 25 न्यूटन पर मीटर। क्या है ये स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये सपोज 4 kg है, और ये ब्लॉक ऐसे इक्विलिब्रियम में था। इन फिगर शोन the block was given a certain velocity of 6 meter per second to right. The block starts oscillating. Find angular frequency
बीट नंबर 2, amplitude of oscillation, beat number 3, time after which it reaches back to initial position, and beat number 4, the displacement time relation ऑफ SHM। अभी SHM करने वाला उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप क्या होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन देखने से काफी डरावना लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग करेंगे आपको पता चलेगा कि कुछ नहीं है, लुंदू पुंदू टाइप का क्वेश्चन है। एनीवन एंड एवरीवन कैन डू। लेट्स सी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है? हाँ करेंगे, अभी करेंगे, जस्ट ए मिनट। थोड़ा पहला क्वेश्चन को मुझे करने दो अभी, उसके बाद तुम बताओगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी काफी लोग वेट कर रहे होंगे टू गेट द फर्स्ट कंसेप्ट, फिर बाद में हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ, तो K का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है 25 न्यूटन पर मीटर, मास दिया गया है 4 kg। जो डाटा दिया उसको पहले लिखते हैं। सॉल्यूशन, K कितना दिया है 25 न्यूटन पर मीटर और M दिया है 4 kg। पहला केस में पूछा है व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा व्हिच इज रूट ओवर ऑफ K बाई M। सही है, तो ये हो गया 25/4 का रूट ओवर इज 5/2। कोई बताएगा यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड। यूनिट मत भूल जाना, रेडियन पर सेकेंड। कितना सिंपल है। अच्छा, फिर क्या पूछा है? पूछा है फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अब देखो, ये जब धक्का मुक्का दे दिए इस बॉडी को, क्या हुआ? ये स्प्रिंग के साथ ब्लॉक तो अटैच्ड था। जैसे आपने इसको एक वेलोसिटी दे दिया सडनली इधर को, कितना? 4 मीटर पर सेकेंड, ना सॉरी 6 मीटर पर सेकेंड। तो हुआ क्या? ये जो है इधर भागने लगा। कितना दूर तक गया? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। करने के लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन को मुझे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में मिला होता तो मैं क्या बोलता? हम कहेंगे जब वो जाएगा यहां से यहां पर, हम अभी करेंगे लेकिन आप लोग नहीं लिखोगे, खाली देखोगे। ये जब यहां से यहां पर जाएगा, इतना दूर जाएगा, यहां पर जाने के बाद लोड क्या आएगा? सो एट दिस पोजीशन उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आप कहोगे वेलोसिटी हो जाएगा 0। अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो सारा काइनेटिक एनर्जी गया कहां? कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब सारा जो काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, वो कहां गया? गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? हाफ m 6 का स्क्वायर, ये वेलोसिटी 6 था। और गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ k x स्क्वायर। और यहां पर जो x है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड a। x का मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हम कहेंगे कि ये a है तो इसको a के x स्क्वायर लिखने की जगह k a स्क्वायर लिख सकेंगे। k हमें मालूम है, m हमें मालूम है, यहां से हमें a मिल जाएगा। ये तो हुआ वर्क एनर्जी पावर वाला कंसेप्ट। बड़ी चीज क्या है तो हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा स्मार्टली सोचें कि हमें पता चलता है कि ये जो SHM होने वाला है ये कौन सा है? ये जो मोशन होने वाला है ये SHM है। SHM पे वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होता है? द मीन पोजीशन। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है? a ओमेगा। यस, तो ये जो वेलोसिटी आपने दिया कहां पर दिया? मीन पोजीशन पे ही तो दिया है। तो आप कहोगे यहां पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितना है? इट इज गिवन बाय 6 मीटर पर सेकेंड। और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? a ओमेगा दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। क्या ओमेगा मालूम है? हाँ मालूम है। तो a क्या हो गया? इट इज 6 बाई ओमेगा दैट इज 6 divided by 5/2 is 12/5 is 2.4 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आया? समझ में आया? इसका मतलब ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो 2.4 मीटर का होगा। पहले हम वर्क एनर्जी पावर की कंसेप्ट से करते थे, अब SHM की कंसेप्ट से कर रहे हैं। ठीक है, क्या सबको पकड़ में आया? अच्छा, फिर
फिर क्या पूछा है भाई, पूछा है कि टाइम आफ्टर व्हिच इट रीचेस बैक टू इनिशियल पोजीशन, मतलब यहां से चलना शुरू किया, कितना समय के बाद फिर से वापस आया, कितना समय के बाद फिर से वापस आया। अगर हम कहेंगे पूरा एक बार जाके वापस आने का टाइम पीरियड t है, तो यहां से जाके यहां तक आने के लिए टाइम कितना लगेगा, t/2 है कि नहीं। क्या t निकालना हमें आता है, यस, 2π/ω। तो टाइम टेकन टू रीच बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन इज t/2, है ना। तो क्या कहेंगे इसमें, बिट नंबर 3 में टाइम पीरियड, क्या फॉर्मूला है उसका, इट इज 2π/ω। समझ में आया। इफ इट इज 2π/ω, तो फिर आप क्या कहोगे, इसमें कहोगे ओमेगा हो गया, कितना था, ओमेगा वाज 5/2, इसको 5/2 डालो, इट इज 4π/5 सेकेंड्स। सो टाइम टेकन टू रीच बैक कितना है, वो t/2 है, सो दैट इज 2π/5 सेकेंड्स। क्या ये कहानी सबको समझ में आ रहा है, यस या नो। अब मेरे स्मार्ट बच्चे मुझे तीसरे बिट का, चौथे बिट के आंसर बता देंगे। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप कैसे होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप दिखने में कुछ ऐसा होता है, x = a sin ω t प्लस φ0, ऐसे होता है। yes, कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप लिखने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, a ω एंड φ0। क्या a मालूम नहीं है, हाँ मालूम है। क्या ओमेगा मालूम नहीं, वो भी मालूम है। क्या φ0 क्या था, साइन इनवर्स ऑफ x0/a। कहां से स्टार्ट कर रहा है, कहां से मोशन स्टार्ट हुआ, मीन पोजीशन से, तो φ0 का वैल्यू क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसमें डालना है a is 2.4 मीटर, ओमेगा is 5/2 रेडियन पर सेकेंड और φ0 is 0, so it comes out to be 2.4 sin 5t/2। this is the displacement time relationship, है ना आसान। आया समझ में। ऐसा दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगर ये बॉडी को, ब्लॉक को मैं खींच के यहां तक लाके छोड़ देता, तब भी वो ऐसे ऐसे करता नहीं, तब φ0 का वैल्यू क्या होता, π/2 नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा है। प्रीवियस क्लास में देखें x0 का वैल्यू मींस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट t = 0, यहां से खींचे तो x0 इज सेम एज a, साइन इनवर्स ऑफ x0/a हो गया π/2 हो गया, तो ये हो जाता sin ω t प्लस π/2, दैट इज cos ω t। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, a spring block system has k = 9 Newton per meter and m = 4 kg। समझ में आया, = 4 kg। It was pulled to a distance of 60 or 6 centimeter from mean position, from equilibrium position, and released. Find after what minimum time, after what minimum time it will reach back to starting point to equilibrium position। देख लो, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए।
ये कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा था और इसके साथ एक ब्लॉक अटैच्ड था, और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक को हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर खींच लिया। आई पुल्ड इट टू ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर और छोड़ दिया, तो वापस आएगा। तो जहां से खींचे थे वहीं से छोड़ेंगे, यहाँ पर वापस आएगा मीन पोजीशन में। कितना समय लगेगा? के का वैल्यू दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया हुआ है, आपने इसको खींचा 6 सेंटीमीटर और यहां से छोड़ दिया। जब यहां से छोड़ दिया, ये ब्लॉक भाग के आएगा। बोल रहा है यहां से यहां पर आने के लिए क्या टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा इस ब्लॉक को वापस आने के लिए। तो आप जानते हो कि ब्लॉक को ऐसे खींच के छोड़ दोगे तो ये ऑसिलेट करने लगेगा। पूछा गया कि यहां से यहां पर आने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये कितना टाइम है? टोटल टाइम अगर t है तो t/4। आंसर क्या होगा? t/4, क्योंकि यहां से यहां पर आने के लिए कितना समय लगेगा? t/4। पूरा टाइम t है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो ये t/4 है, t/4 है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? हियर देखते हैं t इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k। t कितना है? 2 पाई है, और m कितना है? 4 kg। k कितना है? 9, सो ये 2/3 हो गया। इट इज कमिंग 4 पाई बाई 3 सेकेंड्स। टाइम पीरियड हो गया 4 पाई बाई 3। तो इसको यहां से यहां तक वापस आने के लिए कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? टाइम टेकन टू रीच इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू t/4, और t/4 का वैल्यू कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी पाई बाई 3। यस सर। क्या सबको समझ में आया? समझ में आया? अब बताओ, अगर 6 सेंटीमीटर खींच के छोड़ने से वापस आने के लिए समय लगता है π/3 सेकेंड्स, तो 12 सेंटीमीटर खींच के छोड़ने से वापस आने के लिए कितना समय लगेगा? सेम π/3। क्यों? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो फिक्स्ड है कि नहीं? तो यहां तक खींच के छोड़ो, वापस आने के लिए जितना समय लगेगा, 12 सेंटीमीटर खींच के छोड़ो, वापस आने के लिए उतना ही समय लगेगा, है ना? तो चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम has K is equal to 25 Newton per meter and M is equal to 9 kg. It executes SHM with amplitude 20 centimeter. Find maximum velocity, maximum acceleration, overall average velocity, overall average speed in one oscillation। हाँ बेटा सही बताया तुमने, one oscillation, average speed in one oscillation। ठीक है, चलिए ये सारा चीज निकालना है। सॉल्यूशन देखें, क्या आपको ओमेगा निकालना आता है? क्या है फॉर्मूला फॉर ओमेगा? रूट ओवर ऑफ k by m, so it is k by m। तो k का वैल्यू दिया है समथिंग लाइक 25, m दिया है 9। यू आर स्मार्ट, आई विल राइट 5/3 रेडियन पर सेकंड। एम्पलीट्यूड दिया है 20 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी? a ओमेगा 20 into 5/3
इज 100/3। बस यूनिट बताओ क्या हो जाएगा। 100/3 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अरे एक क्या दिया है 20 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, तो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम एक्सीलरेशन ये होता है ओमेगा स्क्वायर ए, है ना। ओमेगा स्क्वायर मतलब 25/9, सो इट इज 25 into 20 is 500/9। यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओवरऑल एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था बताओ। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आप कहेंगे एवरेज स्पीड इन वन ऑसिलेशन कितना दूर गया है। ऐसा गया, कोई ऑसिलेट कर रहा है तो ऐसा गया ए, आया ए, इधर को ए, फिर से ए, टोटल कितना दूर गया है ये 4a। तो इट हैज गॉन ए डिस्टेंस 4a, है कि नहीं। यहां से यहां तक अगर ए हुआ तो सो इट इज 4a। क्या टाइम में गया, टी टाइम में। ए कितना है 20, 4a हो गया 80 सेंटीमीटर। टी कितना है, अरे टी तो हम निकाले नहीं, निकाल दो यहाँ पे। टी कितना है 2π/ओमेगा। टी कितना है 2π/ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू है 5/3, 5/3 कर देंगे तो ये हो गया 6π/5 सेकेंड्स। ये हो गया हमारा टी का वैल्यू 6π/5 सेकेंड्स। डालो 6π/5, 6π/5, it is coming 800/6π, that is 400/3π। 400, that is 200/3π। 200/3π क्या होगा यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या सबको समझ में आया। 200/3π हुआ, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट केस। मैं आपको यहां पे 3 अलग अलग सिस्टम देता हूं। यहां पर कोई एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, मास M है। यहां पर दूसरा कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, यहां पर उसका मास M है और स्प्रिंग कांस्टेंट K है। यहां पर कोई एक तीसरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसका ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, जिसका ये स्प्रिंग कांस्टेंट K है और मास M है। तीनों केस में सिस्टम बराबर है। इस केस में ब्लॉक को नीचे की तरफ एक वेलोसिटी दिया गया v0, इस केस में ब्लॉक को नीचे की तरफ दिया गया एक वेलोसिटी v0, इस केस में यहां पर एक वेलोसिटी दिया गया v0। ये 3 अलग अलग केस है, बट तीनों केस में स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर सेम और द सिस्टम पैरामीटर्स आर सेम। इन व्हिच ऑफ द अबव केस, व्हिच ऑफ द अबव केस, ये था मीन पोजीशन। ध्यान रहे, हम जो धक्का दे रहे हैं वो कहां पे दे रहे हैं, मीन पोजीशन पे दे रहे हैं। ये था मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन पे ही धक्का दिया गया। इन व्हिच ऑफ अबव केस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज मैक्सिमम। तीनों केस में ब्लॉक मीन पोजीशन पे था, इट वाज गिवन ए वेलोसिटी v0 एट द मीन पोजीशन। तो हुआ क्या कि ये वाला ब्लॉक ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा और ये वाला ऐसे नीचे ऊपर करेगा और ये वाला कुछ ऐसा ऐसा करेगा। कौन सा केस में एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, सेम होगा, क्योंकि तीनों केस में ओमेगा बराबर है और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, तीनों केस में मैक्सिमम वेलोसिटी v0। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, ए ओमेगा। कहां पे होता है, एट द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वही मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो तीनों का मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर है, तीनों का ओमेगा बराबर है, तो तीनों का ए भी बराबर होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में, एज v max is v0 is same for all,
omega is root over of k by m is same for all, and v0 is equal to a omega implies a is same. तीनों का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बराबर होगा। क्या बात समझ में आया? हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन। यहां पर कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे झूल रहा था, ठीक है। तो हमने इसको ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई एक धक्का मुक्का मार दिया। आई जस्ट गेव इट ए किक, सॉरी। हमने क्या किया, इसको नीचे की तरफ धक्का दे दिया। धक्का दे दिया तो ये नीचे जाएगा ऐसे, फिर वापस आएगा। यहाँ पर रुक जाएगा क्या? नहीं, और ऊपर जाएगा, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके ऑसिलेट करेगा। The block was given the velocity. How much time it takes to go from or reach the highest position? Right? In figure shown, block was given a downward velocity at equilibrium position. Find after what time it reaches highest position. कितनी समय के बाद ये हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचेगा? यस, देखो ये यहां से धक्का दिए तो नीचे तो गया, यहां पे कब पहुंचेगा? अच्छा देखो, ये पूरा टाइमिंग अगर t है तो यहां से यहां तक आने का टाइम कितना है? t/2। अबे यहां से ऐसे आएगा, यहां तक आएगा तो t/2, यहां से यहां तक कितना होगा? t/4, फिर यहां से यहां तक t/4, फिर यहां से यहां तक t/4। टोटल टाइम कितना हो गया? 3t/4। आर यू गेटिंग? 3t/4। तो अगर हमें t मिल गया, हमारा काम बन गया। t तो है 2 पाई रूट ओवर ऑफ m/k, टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू 3t/4 इज 3/4 हो गया, तो ये हो गया 3π/2 रूट ओवर ऑफ m/k। क्या बात समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? यस यस यस। देखिए थोड़ा सा दिमाग फोड़ू क्वेश्चन देते हैं। आप में से काफी लोग बहुत अच्छे हैं। यहां पर हुआ है कि एक वाल है, यहां पर है दूसरा वाल, और यहां पर लगा है एक स्प्रिंग, और यहां पर दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस। कहां से कहां तक का? स्प्रिंग का इस एंड से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? दिया हुआ है d। और यहां पर कोई थीन ब्लॉक है जिसका मास m है। ये एक ब्लॉक है। दिस इज व्हाट इज ए ब्लॉक। ब्लॉक थोड़ा प्यार से दिखना चाहिए। ये है ब्लॉक, ठीक है, ये है ब्लॉक। ये ब्लॉक क्या हुआ? ये ब्लॉक को हमने कुछ वेलोसिटी v0 में इधर को फेंका, और ये स्प्रिंग का कांस्टेंट है k, ब्लॉक का मास है m। अब होगा क्या? ये ब्लॉक इधर जाएगा, स्प्रिंग को टकराएगा, टकराने के बाद फिर से छिटक के आएगा, फिर यहां पर टकराएगा, फिर वापस जाएगा। कीप ऑन ऑसिलेटिंग। समझ में आ रहा है क्या? इन फिगर शोन the block of mass m is oscillating between walls
assuming all collisions to be elastic, find period of oscillation. कितना समय लगेगा, है ना? कितना समय लगेगा? ये ब्लॉक ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर जाएगा, मतलब एक बार जाके वापस आने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। क्या ये कंप्लीट मोशन एसएचएम कहलाएगा? क्योंकि जब ये यहां से जाएगा हर जगह वेलोसिटी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? तो एसएचएम में तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, तो पूरा का पूरा मोशन इज नॉट एसएचएम, बट स्टिल वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बात समझ में आया? चलिए समझते हैं। ये ब्लॉक यहां से यहां तक जाएगा स्प्रिंग के पास, उसके बाद स्प्रिंग को दबाएगा और फिर रुकेगा, फिर वापस आएगा, फिर स्प्रिंग को छोड़ेगा और भाग के आएगा, है कि नहीं? तो ये जाने के लिए उसको कितना समय लगा भाई? कितना दूर जाना था? डी क्या स्पीड में? v0 टाइम लगा d बाई v0। आने के लिए कितना समय लगेगा? इलास्टिक है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, मतलब v0 में वापस आया होगा, कितना टाइम लगेगा? d बाई v0। बाकी रह गया ये टाइमिंग। ये टाइमिंग क्या है? अगर ये अटैच्ड रहता तो शायद ये कुछ ऐसे करता, लेकिन अटैच्ड नहीं है, हमें ये टाइमिंग खाली चाहिए, तो ये कितना है? t/2। खत्म कहानी। t/2 निकालना था आपको, समझ में? हाँ बोलो बेटा। 4 पाई रूट ओवर ऑफ m/k प्लस 2d by v0। करेक्ट। सो आंसर हो गया कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज जाने का d बाई v0, आने का d बाई v0, और जितना समय के लिए कांटेक्ट में रहा ये टाइम होता है 2 पाई t/2 प्लस t/2। t/2 मतलब हाफ ऑफ 2 पाई रूट ओवर ऑफ m/k। सिंप्लीफाई करें तो 2d बाई v0 प्लस पाई रूट ओवर ऑफ m/k। क्या बात समझ में आया? क्योंकि पूरा टाइमिंग होता है 2 पाई रूट ओवर ऑफ m/k, मास k दिया है, मास m दिया है, तो ये आधा टाइम है तो t/2 है। आ गया समझ में? अच्छा ठीक है। In each of following cases find period of oscillation। कुछ सिंपल केस दिया हुआ है। यहां पर दिया है कि कोई एक ब्लॉक के साथ जिसका मास m है, इसके साथ 2 स्प्रिंग लगे हैं। ये K1 है, ये K2 है। आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता करना है। दूसरा केस में यहां पर सेम ब्लॉक M के साथ 2 स्प्रिंग कुछ ऐसे लगे हैं, ये K1 है, ये K2 है। और आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है। फॉर्मूला तो है 2 पाई रूट ओवर ऑफ m/k। अगर k इक्विवेलेंट निकालना आता है तो आपका काम बन गया। इन दिस केस A में k इक्विवेलेंट क्या है? व्हेन द स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, K1 प्लस K2। तो yes 2 पाई रूट ओवर ऑफ m/k1 प्लस K2। दूसरे केस में k इक्विवेलेंट क्या है? K1 K2 बाई
K1 प्लस K2, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ m इंटू K1 प्लस K2 बाई K1 K2। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा सा दिमाग खोलो कोशिश। यहां पर कोई एक स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग से कोई एक ब्लॉक झूल रहा है, ना स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया है ना ब्लॉक का मास दिया है, कुछ नहीं दिया है। इन फिगर shown if elongation in spring is x0, find the period of oscillation। अब ये स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना हुआ है, कितना हुआ है x0, ना स्प्रिंग कांस्टेंट दिया ना मास दिया, पूछा है कि बताओ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए हमें m और k दोनों चाहिए। एज्यूम कर लेते हैं और ध्यान रखेंगे कि हमारे आंसर में m और k ना आए, तो आप कहोगे एट इक्विलिब्रियम, इसमें क्या एलोंगेशन हुआ है x0, मतलब ऊपर की तरफ क्या फोर्स होगा, स्प्रिंग खींच रहा होगा, कितने में kx0। एट इक्विलिब्रियम ऊपर वाली फोर्स मॉड p इक्वल टू नीचे वाली फोर्स। क्या हमें यहाँ पर m बाई k का वैल्यू मिल गया? यस, g बाई x0, m बाई k, सॉरी x0 बाई g मिला क्या? तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k इज नॉट इट 2 पाई रूट ओवर ऑफ x0 बाई g। हो गया ना? दिस इज दी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या बात समझ में आया? ठीक है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ऐसे ढेर सारे किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। लेट्स सी सम मोर। A spring block system, a spring block horizontal system was executing SHM with amplitude A। क्या हुआ जैन वीरू, क्या हुआ रे? A spring block horizontal system was executing SHM with amplitude A while passing through mean position another similar block sticks to it, what will be new amplitude of ऑसिलेशन। मीन पोजीशन पे दूसरा ब्लॉक चिपक गया। सोचो कि ये कुछ ऐसा ऑसिलेट कर रहा था, कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था,
और ये क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था, फिर इट वाज ऑसिलेटिंग विथ एन एम्पलीट्यूड ए। क्या हुआ, जैसे ये मीन पोजीशन से गुजर रहा था तब क्या हुआ, हमने इसके ऊपर उसके साथ दूसरा सिमिलर ब्लॉक चिपका दिए, ये ब्लॉक भी चिपक गया, सडनली चिपक गया, अनदर सिमिलर ब्लॉक स्टिक्स टू इट। ठीक है, अब ये नया एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा ऐसे करके पूछा। पहले एम्पलीट्यूड क्या था, ए, और कोई डाटा कुछ नहीं दिया, पहले था ए, चलो मानते हैं कि A1, अब क्या हो गया A2, हम जानना चाहते हैं A2 क्या है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से थोड़ा। ये ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा था, डाटा कुछ दिया नहीं है, अपनी मन से सब कुछ एज्यूम कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये जो ये स्प्रिंग कांस्टेंट K था, ये मास M था, ऐसा सब कुछ दे दिया है, एज्यूम कर लिए, है ना। तो जब मीन पोजीशन से जा रहा था तो आप कहोगे वेलोसिटी, फर्स्ट केस 1 V मैक्स, मतलब वेलोसिटी एट मीन पोजीशन कितना होता है, A1, वो A दिया है, मैं इसको A1 लिख रहा हूं, चलो लिखने के लिए आसान होगा, A1 ओमेगा 1, और ओमेगा 1 का वैल्यू क्या है, A1 इंटू रूट ओवर ऑफ K बाई M, ये था नहीं। अब ये जो भी वेलोसिटी था, दूसरा ब्लॉक उसके साथ चिपक गया। सोचो कोई एक मास M v वेलोसिटी में जा रहा था, दूसरा सिमिलर ब्लॉक उसके साथ चिपक गया, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना, मतलब m1 v1 मस्ट बी इक्वल टू 2m इंटू v2, तो v2 क्या हो जाएगा, v1 by 2, 1 is equal to a by root over 2m. 2m, m तो नहीं दिया बेटा तेरे को, m is not given, only a is given, no other data is given. A by root over 2. Yes, that is correct, देगा, बहुत बढ़िया, दिमाग मस्त काम कर रहा है। तो A1 हो गया K by M, when another similar block sticks, तो आप कहोगे M इंटू V max is equal to 2m इंटू V डैश। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब V डैश इज V मैक्स बाई 2, है कि नहीं। तो सेकेंड केस की शुरुआत पे कहां से हुआ, मीन पोजीशन पे, क्या वेलोसिटी था, V मैक्स बाई 2। आगे बढ़ते हैं, केस 2 में the maximum or velocity at mean position v dash क्या है, it is velocity at mean position, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, मीन पोजीशन इज नेचुरल लेंथ, तो पहले वाले का जहां मीन पोजीशन था दूसरे वाले का वही मीन पोजीशन है, पहले वाले का मीन पोजीशन था नेचुरल लेंथ, तो दूसरे वाले का मीन पोजीशन भी वही है, चाहे वो m हो या 2m हो, मीन पोजीशन तो नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग ही बनेगा, है कि नहीं। तो v डैश क्या है, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, कितना है v डैश, नया एम्पलीट्यूड, नया ओमेगा, और वो क्या है, इट इज पहला वाला v max by 2, दैट इज a1 ओमेगा 1 by 2, है कि नहीं, नहीं। और अभी जो ओमेगा 2 है वो क्या है, रूट ओवर ऑफ k by 2m, दूसरा मास चिपक गया है, और ये a1 ओमेगा 1 क्या था, रूट ओवर ऑफ k by m और बाई 2, थोड़ा मारपीट करो तो क्या मिला, A2 इज A1 by root 2, yes, A1 by root 2, so the new amplitude of oscillation, it is new amplitude of oscillation, कितना हो गया, it is A1 by root 2,
क्या बात समझ में आ रहा है? बढ़िया। हर क्लास में आखिरी का जो 15-20 मिनट होता है थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने को दिल नहीं करता है। नया आर्टिकल स्टार्ट करने के लिए पूरा थ्योरी पढ़ाना चाहता है, थोड़ा सा आज स्टार्ट करेंगे अगले क्लास पढ़ाएंगे, मजा नहीं आता, इसलिए इसी में ही कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं। चलिए मानते हैं कि ये कोई एक ब्लॉक है। अब थोड़ा सा मैं ऐसा ले लूं, ये कोई एक स्लैब है। In figure shown, find what is maximum possible amplitude of oscillation, maximum possible amplitude of oscillation for which blocks oscillate together. Blocks oscillate together. ठीक है, ठीक है, चलिए निकालते हैं। What is the maximum possible amplitude of oscillation? ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? सिमिलर क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं। ये पेन मेरे हाथ पे है, ये वर्टिकल एसएचएम कर रहा है। कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है कि पेन मेरे हाथ के साथ आएगा? दैट इज जी। जी से ज्यादा कर दिए तो पेन मेरे हाथ से छूट रहा है। मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम अलाउएबल एक्सीलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट फॉर ऑसिलेटिंग टुगेदर ऑसिलेट करने का मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो सकता है? इज इक्वल टू जी। यस यस यस, इज इक्वल टू जी। लेकिन ओमेगा नहीं दिया है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो जी, सो ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू जी, और ए इज इक्वल टू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। जबकि ओमेगा क्या है? रूट ओवर ऑफ के बाई, दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, एम प्लस एम। तो डिवाइड करो तो ये क्या बन जाएगा? m प्लस m इंटू जी बाई के। समझ में आया क्या? मैक्सिमम अलाउएबल एक्सीलरेशन इज m प्लस m होल इंटू जी बाई के। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर एक छोटा सा ब्लॉक रखा है। चलो मान लो कि इसका मास m1 है और इसको किसी एक स्प्रिंग के सहारे दूसरे ब्लॉक के साथ जोड़ दिया गया है जिसका मास m2 है। क्वेश्चन क्या है? ऊपर वाला स्प्रिंग ब्लॉक को दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे, थोड़ा सा दबा के छोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा दबा के छोड़ेंगे ये दोनों मिलकर उछल जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? तो पूछा है कि कितना मिनिमम इसको दबा के छोड़ेंगे कि ये भी उड़ जाएगा ग्राउंड से। समझ में आ रहा है? दी अपर ब्लॉक was pushed down and released. Upper block was pushed down and released.
find by what minimum distance the upper block must be pushed down such that lower block leaves contact from ground during subsequent motion. During subsequent Sir, M2G whole into M1 plus M2 by M1K. नहीं लग रहा है मुझे, कुछ दूसरा लग रहा है। Plus M2G by K. F should be मतलब X should be more than M1 plus M2G by K. चलो सोचते चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हुआ यूं है कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है M1 और ये किसी स्प्रिंग के ऊपर बैठा है तो स्प्रिंग दब गया है, और ये दूसरा ब्लॉक है M2 जो कि ग्राउंड के ऊपर रखा गया है। और सपोज ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक नहीं रखा होता तो शायद स्प्रिंग यहाँ तक होता, मतलब दिस इज व्हाट इज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग और ये दब गया है, ये है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब ये दब गया है X0 नहीं, ये ब्लॉक को दबा के छोड़ेगा और ये ऑसिलेट करेगा, इसको उठाएगा मतलब ये स्प्रिंग इसको खींचेगा तभी तो उठेगा। स्प्रिंग इसको खींचेगा कब? जब स्प्रिंग एलोंगेट हो गया है, मतलब स्प्रिंग का लेंथ नेचुरल लेंथ से ज्यादा है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको नीचे x दबाया और मिनिमम कितना दबाया, मान लो a दबाया, I पुश इट डाउन बाई a, तो ये ऊपर भी तो जाएगा। जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ इट द फिगर प्रॉपर्ली। ये हो गया हमारा नेचुरल लेंथ। हाँ, अब क्या हुआ, मान लो कि मैं इसको नीचे दबाया a, यहां से अगर a नीचे दबाया तो ये जब उछलेगा ये यहां से ऊपर भी जाएगा a और a से ऑसिलेट करेगा। अगर ये a हुआ, यहां तक हो गया a, तो आपको हो गए ये डिस्टेंस हो गया a, तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा a। ये है a और ये है a। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जब इसको दबाए ये नेचुरल से भी ऊपर गया, कितना ऊपर गया? a माइनस x0, क्योंकि x0 था जितना दब गया था, मतलब अभी स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन हुआ है? a माइनस x0। जब वो ये ब्लॉक आके इस पोजीशन पे पहुंचेगा, स्प्रिंग एलोंगेट हो गया है, कितना? a माइनस x0। a क्या है मालूम नहीं, a पता करना है हमें, है ना। a माइनस x0 लंबा हो गया तो स्प्रिंग में क्या फोर्स होगा? k इंटू a माइनस x0, जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है, k इंटू a माइनस x0। जो स्प्रिंग में जो फोर्स हुआ है, that force must be sufficient to lift it up, मतलब that must be equal to m2g। क्या बात समझ में आया? यस। क्या लिखेंगे? इन सॉल्यूशन में लिखेंगे for just lifting m2 k times a minus x0 must be equal to k times a minus x0 must be equal to m2g, where x0 क्या है? व्हाट इज x0? कितना दब गया था? नेचुरल लेंथ से नीचे दब गया था। कितना दब गया था? क्यों दब गया था? m1 के लिए दब गया था, m1 की वेट के चलते ये दब गया था x0। तो x0 क्या है? m1g
बाई के। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इट इज m1g बाई के। चलो सबका वैल्यू डालें, x0 का वैल्यू डालते हैं और सबका वैल्यू डालते हैं और यहाँ पर कोशिश करते हैं निकालने के लिए। पुटिंग इन इक्वेशन 1 आपको मिलेगा के ए, खुल के लिखता हूं इसको, चलो खुल के लिखता हूं, के ए माइनस के x0 इज इक्वल टू m2g। के माइनस के x0 का वैल्यू क्या है? m1g बाई के, है कि नहीं? ये के को खा गया, इज इक्वल टू m2g। तो फिर a क्या हो गया? इट इज m2g प्लस ये इधर गया m1g हो गया, m2g प्लस m1g बाई के। हया देखा? कौन ने? तुमने वही आंसर बताया था बेटा रवि? रश्मि सर। रश्मि बताया था ये वाला आंसर? यस सर। कैसे इतना जल्दी सोच लिया तूने? तुक्का मारा लग गया? नहीं सर, तुक्का नहीं मारा, ऐसे ही निकाला था। वेरी गुड। क्या बात समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक छोटा सा केस लेता हूं। यहां पर एक वर्टिकल यूट्यूब है। यूट्यूब बोलने से सबके कान खड़े हो जाते हैं। अबे वो वाला नहीं जो तुम लोग देखते हो, वो वाला जो एग्जाम में आता है, ये वर्टिकल यूट्यूब है ना? कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो ऑन कर दे के इधर उधर कुछ चना खाते रहते हैं, सुनते रहते हैं क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे यूट्यूब बोला है, क्या यूट्यूब बोला, देखे पता चला पढ़ा रहे हैं फिजिक्स का। तो ये यूट्यूब में हुआ क्या है? हुआ यूं है कि यहाँ पर कुछ एक लिक्विड भरा हुआ है। सपोज हियर इज सम लिक्विड व्हिच इज फिल्ड अप टू से सम हाइट। ये लिक्विड भरा हुआ है और क्या दिया है कि ये जो पूरा लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड का लेंथ है L। समझ में आया? अगर एक तरफ का लिक्विड को हम थोड़ा सा दबाएंगे और छोड़ देंगे, क्या वो आके तुरंत रुक जाएगा? नहीं, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। थोड़ा सा समय बाकी है तो ये कर लेते हैं। अगले क्लास हम लोग पेंडुलम वाला क्लास देखने वाले हैं। ये मैं नहीं करवाने वाला था, समय बच गया तो इसको करवा रहा हूं। कुछ भी दूसरा डाटा नहीं दिया है, खाली दिया है कि ऐसा ऐसा है सिस्टम। इन फिगर शोन if liquid in one side limb is slightly pressed down and released, find the period of oscillation। पहले पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने से पहले हमें पता तो चले कि ये मोशन SHM की ऑर्डिनरी हार्मोनिक है। एनीवे, इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द प्रोसेस फॉलोइंग, वी विल बी गेटिंग इट। सब कुछ डाटा दिया हुआ है। क्या दिया है कि जो लिक्विड है उसका टोटल लेंथ कितना है? L, बस, और कुछ नहीं दिया। ठीक है। अभी अगर मैं इधर वाला लिक्विड को मैं X दबा देता हूं, दबा दिया X, मतलब ये वाला लिक्विड अब यहां तक आ गया है, तो क्या इधर वाला लिक्विड X चढ़ नहीं गया होगा? हाँ, चढ़ गया होगा। तो क्या बता सकते हो व्हाट इज द लेवल डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स? 2x। अब ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड इधर हो गया, उसके चलते यहां पर एक प्रेशर आएगा और एक फोर्स आएगा। कुछ भी डाटा हमें नहीं दिया है। आई assume every data. Let us assume the cross sectional area is A, density is rho, acceleration due to gravity G। समझ में आया? तो जब हम इसको X दबा दिए, सॉल्यूशन, आप देख रहे हो कि लिक्विड इस पोजीशन में रेस्ट में था, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बाय प्रेसिंग डाउन X, क्या बताओगे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? क्या फोर्स इसको वापस लाने की कोशिश करेगा? क्या फोर्स? देखो
मैं लिक्विड को यहां तक दबाया तो इससे ऊपर जो लिक्विड है वही तो इसको दबा के नीचे लाएगा। इससे ऊपर जो लिक्विड है वही इसको दबा के नीचे लाएगा। अगर मैं इसको दबाने के साथ साथ इतना सारा लिक्विड को बाहर निकाल देता तो ये वापस आता क्या? नहीं, इधर का लिक्विड एक्स्ट्रा चढ़ गया, उसी के चलते दब के नीचे आएगा। कितना चढ़ गया है? 2x। उसके लिए प्रेशर क्या हो जाएगा? रो जी 2x। और ये एरिया है A, नहीं, अगर एरिया है तो फोर्स कितना आएगा? रो जी 2x इंटू A। आएगा कि नहीं आएगा? और मैंने डिस्प्लेस किया ऐसे और फोर्स वापस दे रहा है, तो क्या पता चला इसमें से? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू x, सो इट इज SHM। मतलब ये SHM करने वाला है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x आया, फोर्स प्रोपोर्शनल टू x आया, SHM हुआ। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? एक्सीलरेशन निकाल देंगे, और जो एक्सीलरेशन का जनरल फॉर्मूला है SHM का, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, उसके साथ कंपेयर कर देंगे। चलो निकालते हैं व्हाट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास। फोर्स क्या था? 2 रो जी एक्स ए, और मास क्या था? ये जो धकेलेगा, धकेलने के कारण कौन चलेगा? पूरा का पूरा लिक्विड चलेगा। पूरा का पूरा लिक्विड का मास कितना है? पूरा का पूरा लिक्विड का वॉल्यूम कितना है? L इंटू ए, है कि नहीं? और मास इंटू रो। तो मारपीट करो तो क्या हो गया? रोए रोए घर चले गए, कौन रह गया? 2gx बाई L। समझ में आया क्या? सो द एक्सीलरेशन इज कमिंग 2gx बाई L। यहां पर थोड़ा रुके और सोचे कि मोशन SHM है और एक्सीलरेशन 2gx बाई L है। SHM में एक्सीलरेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है? मतलब ओमेगा स्क्वायर कितना है? 2g बाई L। समझ में आया क्या? सो आप कहोगे ओमेगा स्क्वायर इज 2g बाई L, तो ओमेगा इज रूट ओवर ऑफ 2g बाई L। और अगर कोई पूछेगा बताओ टाइम पीरियड, तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब देना बता के 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई 2g। क्या बात समझ में आया? एक दूसरे का मुंह तोड़ सकते हो अगल बगल में अगर बैठे हो। आया समझ में? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालते हैं? तो ध्यान रहे, कोई भी अगर अननोन सिस्टम में आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा गया तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा समय है, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करना चाहता हूं। इफ ए स्मूथ टनल is dug through center of earth and a particle is dropped into it, prove that it executes SHM, find period of oscillation, समझ में आया? बोल रहा है कि अर्थ की थ्रू से हम अगर एक होल करेंगे, स्मूथ होल, मान लो कि अर्थ के अंदर से हमने एक स्मूथ टनल बनाया, ऐसा बना, और इसके अंदर एक पार्टिकल ड्रॉप करेंगे। क्या भीष्म बताएगा? मुझे अर्थ के अंदर एक पार्टिकल ड्रॉप करना है। गेट योर माइक्रोफोन एंड गेट रेडी। अगर अर्थ के अंदर से मुझे एक स्मूथ टनल बनाएगा और एक पार्टिकल ड्रॉप करना है, पार्टिकल को कहां ड्रॉप करेंगे? ए पे कि बी पे, ताकि अंदर जाएगा? दोनों में। दोनों में। यस, दैट्स लाइक ए गुड बॉय, वेरी गुड। सो ही इज अलर्ट। अब एनीथिंग यू पुट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ पुल्स टुवर्ड्स द सेंटर। ये मत सोचना कि इधर से डालेंगे गिर जाएगा, इधर से डालेंगे तो अंदर आएगा, किधर से भी डालो अंदर ही जाएगा। समझ में आ रहा ना? हाँ, कोई बोलने के बाद कितना आसान लगता है। वेरी गुड। हाँ, तो बोला कि इसके अंदर हम एक पार्टिकल ड्रॉप कर दिए। अब वो पार्टिकल तो आएगा ऐसे, फिर आएगा, फिर जाएगा, और ऐसे ऐसे डेंस करते रह जाएगा। पूछा है प्रूफ करो कि ये SHM है।
एसएचएम जानने के लिए पहला तरीका है वेयर इज द मीन पोजीशन, जहां पर ये पार्टिकल रेस्ट में रह सकता है। कहां पर रेस्ट में रह सकता है, रहेगा तो कहां रहेगा, सेंटर। सो मीन पोजीशन हो गया सेंटर ऑफ अर्थ। अब ये एसएचएम कैसे प्रूव करेंगे, सेंटर ऑफ अर्थ से x डिस्टेंस में जो फोर्स है अगर प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू x हुआ तो एसएचएम होगा। जो पार्टिकल यहां से x डिस्टेंस में है सेंटर से, उस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स तो होगा, पक्का कोई फोर्स होगा। देखना है कि वो फोर्स कितना है। अगर वो फोर्स प्रोपोर्शनल टू अपोजिट टू x हुआ तो एट एनी डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम सेंटर, आप तो जानते हो g डैश का वैल्यू क्या है, भूल गए होगे, gmx बाई आर क्यूब, नहीं gmx बाई आर क्यूब कहो या फिर gx बाई आर कहो। बताए थे लिनियरली वेरी करता है, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े। तो जो फोर्स होगा कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, g डैश अगर ये हुआ तो फोर्स कितना हो जाएगा भैया, फोर्स विल बी मास इनटू दिस, और एक्सीलरेशन मिल गया, g डैश इज एक्सीलरेशन। और आप जानते हो कि ये g डैश इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू x, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट इधर को दिए, g डैश इधर को है। सो इट इज एसएचएम, मतलब द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है एक्सीलरेशन, gx by r acceleration, so acceleration is gx by r which is compared with omega square x, क्योंकि एसएचएम है तो यहां से मिल गया ओमेगा इज रूट ओवर ऑफ g बाई। क्या बात समझ में आया, इट इज रूट ओवर ऑफ g बाई r, क्या बात समझ में आया। और टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई रूट ओवर ऑफ r बाई जी। याद रखना अर्थ रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं। थ्रू ए टनल पासिंग थ्रू सेंटर द टाइम पीरियड वाज 2 पाई रूट ओवर ऑफ r बाई जी और ओमेगा वाज रूट ओवर ऑफ g बाई r। ध्यान रहे कि अगर टनल सेंटर से नहीं है, अलोंग ए कॉर्ड है, तब भी वही आता है आंसर। ठीक है, नहीं कर रहे हैं हम, बता दिए, क्योंकि हर चीज करना थोड़ी जरूरी है। एक चीज जान ली तो दूसरा साथ तो सही बोल रहे होंगे, है कि नहीं। तो कहीं से भी टनल बनाओ, कैसे भी टनल बनाओ, रूट ओवर ऑफ g बाई r है। इतने सारे बताने के बाद आपके लिए आखिरी क्वेश्चन देके छोड़ेंगे हम, जिसका आंसर जो तुरंत बताएगा शाबाशी पाएगा, जो बाद में बताएगा वो चैनल में बताएगा। बट प्लीज अलाउ एवरीवन टू थिंक, हर कोई सोचना और मेरे को बताना थ्रू दी चैनल कमेंट्स। ये क्या हुआ कि देयर आर 2 टनल्स लाइक दिस, कोई पार्टिकल को अलोंग द पाथ ए ड्रॉप कर दिया गया, दूसरे पार्टिकल को अलोंग द पाथ बी ड्रॉप कर दिया गया। कौन दूसरी एंड पे पहले पहुंचेगा, ए और बी? सेम टाइम। अरे यार चैनल पेज में फिर क्या लिखोगे, चलो सेम टाइम। कितनी समय के बाद पहुंचेगा? 2 पाई रूट ओवर ऑफ g। अरे नहीं, 2 पाई रूट ओवर ऑफ r बाई जी जो होता है वो तो पूरा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये यहां से तक आने, यस, बाई 2। दोनों इतने ही समय के बाद दूसरे एंड में पहुंचेंगे। आप लोग तो बढ़िया समझ रहे हो, समझ में आया। विल डोंट मिस नेक्स्ट क्लास, टुमारो वी शैल सी अबाउट पेंडुलम। थोड़ा सा समय था बोल के ये सब पढ़ा दिए, पेंडुलम के बारे में हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।